बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इनहिबिटर्स। इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है इनहिबिट, इसका मतलब होता है रोकना। इनहिबिटर वहाँ से ही निकला है, इनहिबिटर रोकने वाला। कोई भी ऐसी चीज़ जो एंजाइम एक्टिविटी को रोके उसको कहते हैं इनहिबिटर। An inhibitor is a chemical substance which can react in place of substrate with the enzyme but is not transformed into product and thus blocks the active site temporarily or permanently. Inhibitor एक ऐसी चीज होती है जो सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ रिएक्ट करती है। जैसे कि इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट में एंटर हो जाएगा और उसकी वजह से सबस्ट्रेट एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है, इनहिबिटर ने एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। या फिर कुछ इनहिबिटर्स एंजाइम में जो एक और स्पेस होती है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, वहां पे एंटर होते हैं और वहां पे दाखिल होके ये एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं। और शेप चेंज हो गई तो जाहिर है अब एक्टिव साइट की शेप अपने सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं करी है तो सबस्ट्रेट तब भी अटैच नहीं हो सकता। तो इनहिबिटर्स या तो डायरेक्टली एक्टिव साइट में एंटर हो जाते हैं और सबस्ट्रेट को एंटर नहीं होने देते, या फिर तो एलोस्टेरिक साइट में एंटर होते हैं और एक्टिव साइट की शेप बदल देते हैं और सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाता। और जब सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो पाएगा तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं होगा। और जब तक ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ लगा रहेगा वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहाँ लिखा हुआ ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली। कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी एक दफ़ा लग गए तो कभी नहीं उतरते। और कुछ इनहिबिटर्स जो एंजाइम के साथ लग जाते हैं लेकिन वो उससे रिमूव भी हो जाते हैं। कुछ इनहिबिटर्स की एग्जांपल लिखी हुई है आगे, जैसे कि पॉइजन। पॉइजन का नाम लिखा हुआ है साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स। ये सारी चीज़ें एंजाइम को ब्लॉक करके काम करती हैं। जैसे ये जो पॉइजन है साइनाइड, इसका मैं आपको बताती हूँ। साइनाइड ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करता है जो एंजाइम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और उससे एनर्जी बनाता है। तो जाहिर है जब ये वाला एंजाइम ब्लॉक हो गया तो सेल ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएगा। भले आसपास ऑक्सीजन हो लेकिन सेल उसको यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वो एंजाइम जो यूज कर रहा था वो तो ब्लॉक हो गया। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सेल मर जाएगा। जो कड़वे बादाम होते हैं उनके अंदर एक चीज होती है अमिग्डलिन। बॉडी में जाके ये अमिग्डलिन साइनाइड बनाती है और साइनाइड पॉइजन है, इसलिए कड़वे बादाम डेंजरस होते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में खा लेने से वो जानलेवा होते हैं क्योंकि वो जहर प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स, इनकी वर्किंग देखते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। एंटीबायोटिक्स बॉडी में जाके ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं जो एंजाइम्स बैक्टीरिया की ग्रोथ कर रहे होते हैं। उसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स, इसका भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मेटाबोलाइट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेटाबॉलिज्म से बनती हैं, ऐसी छोटी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म से बनती हैं। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबोलाइट ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल, फॉलिक एसिड मॉलिक्यूल। और एंटी मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट की फेक वर्जन होती है, यानी दिखने में मेटाबोलाइट लगते हैं लेकिन असल में मेटाबोलाइट नहीं होते। और रियल वाले मेटाबोलाइट की जगह ये एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और सेल की डिवीजन को, सेल की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये भी इनहिबिटर्स ही हैं क्योंकि ये एंजाइम के साथ जाके अटैच हो गए और जो रियल वाले मेटाबोलाइट्स थे वो अटैच नहीं हो पाए। एंड सम ड्रग्स, और कुछ दवाइयाँ, उनकी वर्किंग भी ऐसे ही होती है कि वो एंजाइम्स को ब्लॉक करके काम करती हैं। इनहिबिटर्स की दो टाइप्स होती हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। सबसे पहले देख लेते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होते हैं, यानी अगर एक बार अटैच हो गए तो दोबारा उससे अलग नहीं होते और वो एंजाइम हमेशा के लिए डीएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय हो जाता है। दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट्स और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर।
किस तरह से रिएक्शन रेट को ये चेक करते हैं कि एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी एक्टिव साइट्स में आके उसको ब्लॉक कर देंगे, या फिर उन एक्टिव साइट्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स और दे में फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट्स। या तो एक्टिव साइट्स को ब्लॉक किस तरह से करेंगे कि एक्टिव साइट के अंदर जैसे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है वैसे आके ये भी अटैच हो जाएंगे, यानी कि फिजिकली ब्लॉक करेंगे एक्टिव साइट को, या फिर एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। याद रखने वाला पॉइंट ये है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम के साथ जब अटैच होता है तो उससे अलग नहीं होता और एंजाइम हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं लेकिन उससे अलग भी हो जाते हैं। दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम, वीक बॉन्ड बनाते हैं ये एंजाइम के साथ। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली और पार्टली बाय एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा हो, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को काम करने से रोका जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, एक कुर्सी है, इस पे कोई एक ही बैठ सकता है। एक है हमारे पास इनहिबिटर और एक है सबस्ट्रेट। जब इनहिबिटर इसके ऊपर बैठ जाएगा तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये इनहिबिटर रिवर्सिबल है तो ये अलग हो जाएगा और जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तो एक्टिविटी होगी। फिर वो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा तो फिर से इनहिबिटर अटैच हो जाएगा। तो अगर आप सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दें, इनहिबिटर एक है और सबस्ट्रेट काफ़ी सारे ले आए, तो आप खुद सोचें कि अब इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि सबस्ट्रेट ही अटैच हो और इनहिबिटर पीछे रह जाए, वो अटैच ना हो पाए। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि सबस्ट्रेट एंटर हो और इनहिबिटर अटैच ना हो पाए। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि their effect can be neutralized completely or partly by an increase in the concentration of substrate। के रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? न्यूट्रलाइज यानी कि इसको ख़त्म किया जा सकता है कंप्लीटली, मुकम्मल, या फिर पार्टली कि थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, उसकी मिकदार को बढ़ा के। इन दोनों इनहिबिटर्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दो ड्रग्स हैं यानी कि दवाइयाँ हैं, आइब्यूप्रोफिन और एस्पिरिन। ये दोनों पेन किलर्स हैं। ये डायरेक्टली भी इस्तेमाल हो जाती हैं या फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रूफिन, उसके अंदर आइब्यूप्रोफिन मौजूद होती है, और डिस्प्रिन की टैबलेट्स होती हैं उसके अंदर एस्पिरिन होती है। ये दोनों पेन किलर्स हैं। ये दोनों बॉडी में जाके ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं जो एंजाइम्स पेन कॉज कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एस्पिरिन इरिवर्सिबल इनहिबिटर है और आइब्यूप्रोफिन रिवर्सिबल इनहिबिटर है। इसलिए आइब्यूप्रोफिन का इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है और एस्पिरिन का लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन एस्पिरिन स्टमक को इरिटेट करती है और आइब्यूप्रोफिन वो इतना नहीं करती। बड़ों के लिए तो ये दोनों ही होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए ब्रोफिन की दवाई होती है, लेकिन बच्चों की दवाई में एस्पिरिन नहीं होती क्योंकि बच्चों के लिए वो सेफ नहीं होती। एक और पेन किलर भी होती है पैरासीटामोल, उसका एंजाइम इनहिबिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी वर्किंग और तरीके की होती है। उसके बाद फिर आगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Competitive inhibitors, because of the structural similarity with the substrate, they may be selected by the binding sites but are not able to activate the catalytic sites. Thus, product is not formed. Competitive inhibitors दिखने में सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं, तो इसलिए ये सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं, कॉम्पीट करते हैं कि कौन एंजाइम में एंटर होगा। अगर तो सबस्ट्रेट एंटर हो गया तो एंजाइम एक्टिविटी हो जाएगी, और अगर इनहिबिटर अटैच हो गया तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन द एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दिखने में सबस्ट्रेट की तरह के नहीं होते और ना ही ये एक्टिव साइट में एंटर होते हैं। ये जो एंजाइम में और जगह होती है एलोस्टेरिक साइट, वहां पे जाके एंटर होते हैं।
They alter the structure of the enzyme in such a way that even genuine substrate binds the active site, catalysis fails to take place. Alter का मतलब होता है चेंज करना। ये इनहिबिटर्स फिर एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए जो है जेन्युइन सबस्ट्रेट वो अटैच नहीं हो पाता। अटैच हो भी जाएगा तो एंजाइम के साथ उसका अच्छा बॉन्ड ही नहीं बनेगा और कैटालिसिस भी नहीं होगी। फिर पेज नंबर 39 पे देखें, जो एंजाइम टू एंजाइम चेन बनी हुई है उसके अंदर फीडबैक इनहिबिशन के बारे में लिखा हुआ है, वो देखते हैं। फीडबैक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है, चेक करेगा और उसके बाद फिर बैलेंस करता है। जैसे कि इस चेन में हमने देखा था कि शुरू में एक सबस्ट्रेट है, वो काफ़ी सारे एंजाइम से गुजरता हुआ जाता है और फिर जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फीडबैक इनहिबिशन में ये होगा कि देखा जाएगा कि कितना प्रोडक्ट बन चुका है। अगर तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन चुका है तो अब और प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। तो अगर एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो उससे नया प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो इस चेन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो जाकर किसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, एरो शो कर रहा है कि प्रोडक्ट जाके पहले एंजाइम में अटैच हो गया और सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा और उससे ये सारे जो चेन चल रही थी वो सारी चेन ही रुक जाएगी। इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। और जब ऐसा लगेगा कि अब प्रोडक्ट कम हो गया, फाइनल प्रोडक्ट अब और बनना चाहिए, तो फिर ये उसमें से बाहर आ जाएगा और दोबारा से ये चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अस्सलामुअलैकुम।